हेलो लर्नर्स, वेलकम टू कॉमर्स आसान है। आज से हम अपनी +1 की अकाउंटेंसी सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। अकाउंटेंसी इज़ योर सब्जेक्ट, जिसमें हम अकाउंटिंग करना सीखेंगे। तो ये अकाउंटिंग सीखने से पहले कुछ बातें हैं जो सीखना बहुत ज़रूरी है, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, नहीं तो हमें अकाउंटिंग समझ में नहीं आएगी। तो ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें हम देखेंगे कि अकाउंटिंग क्या है और ये किसी भी बिज़नेस के लिए क्यों ज़रूरी है, एंड अगर ये ज़रूरी है और इसे करना है तो इसको करना कैसे है। सो लेट्स बिगिन। जब आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हो, आपका बस एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि आपने कुछ कमाना है, दैट यू हैव टू अर्न सम प्रॉफिट्स। आपने कुछ गंवाना नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, आप अपना नुकसान करवाने के लिए थोड़ी बिजनेस स्टार्ट करोगे। अब बात ये आती है कि आपको कैसे पता चलेगा कि बिजनेस को प्रॉफिट्स हो रहे हैं या लॉसेस। कोई जादू की छड़ी तो है नहीं जो हम घुमाएंगे और हमें पता चल जाएगा, है ना। अब देखो, बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। मैंने बोला ट्रांजैक्शंस। अब ये ट्रांजैक्शंस क्या होता है? देखो, ट्रांजैक्शंस मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका मोबाइल फ़ोन्स का बिज़नेस है तो आप मोबाइल फ़ोन्स ख़रीद के आते हो, आप अपना मार्जिन ऐड करते हो और उसको आगे सेल कर देते हो। तो जब आप मोबाइल फ़ोन्स ख़रीद के आए, मतलब आपने मोबाइल फ़ोन्स परचेज़ किए, तो आपने फ्री में थोड़े किए होंगे, आपने बदले में कुछ दिया होगा ना। और वो क्या दिया होगा? पैसा। सो परचेजेस आपकी एक ट्रांजैक्शन है। वैसे ही आपने मोबाइल फ़ोन्स में अपना मार्जिन ऐड किया और आपने आगे सेल कर दिया, तो आपने फ्री में थोड़ी सेल किया होगा, बदले में क्या लिया? पैसा। तो सेल्स आपकी ट्रांजैक्शन हुई। वैसे ही आपका मोबाइल फ़ोन्स का एक बड़ा सा शोरूम है जो कि आपने रेंट पे लिया हुआ है, तो आपको एवरी मंथ उसका रेंट भी पे करना पड़ेगा। अब जब आप रेंट पे कर रहे हो तो क्या दे रहे हो? पैसा। तो रेंट पेड आपकी क्या हुई? ट्रांजैक्शन। वैसे ही अब आपने अपना बिज़नेस एक्सपैंड करना है। आप चाहते हो कि मैं अपने बिज़नेस को और बड़ा करूं, उसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत है। तो आप बैंक के पास गए, आपने बैंक से लोन लिया। लोन लिया तो क्या लिया? पैसा लिया। सो लोन टेकन फ्रॉम द बैंक इज़ द ट्रांजैक्शन। तो ऐसी ही बहुत सारी ट्रांजैक्शंस बिजनेस में रोज़ होती हैं। अब आप इन सारी ट्रांजैक्शंस को याद नहीं रख सकते। अगर आप याद रखने की कोशिश भी करो तो भी कोई ना कोई चीज़ तो आपके दिमाग से छूट ही जाएगी। इसलिए हमें इन सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, एंड दैट टू इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब जिस सीक्वेंस में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, आप उसी सीक्वेंस में उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे। जैसे आज 1 अगस्त है सपोज़, तो जो भी ट्रांजैक्शंस 1 अगस्त को हुई हैं,
आप उन्हें रिकॉर्ड करोगे। फिर 2 अगस्त की ट्रांजैक्शंस, फिर 3 अगस्त की, फिर 4 अगस्त की, एंड सो ऑन। मतलब जैसे जैसे इवेंट्स अक्कर हो रहे हैं आप उन्हें वैसे ही रिकॉर्ड करते जाओगे, आगे पीछे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब बात आती है कि आप इन ट्रांजैक्शंस को अगर रिकॉर्ड कर रहे हो, अगर लिख रहे हो, तो आपने लिखना कहाँ पे है? तो उसके लिए आप एक सेपरेट बुक बनाते हो, और जिस बुक में आप ये सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो उस बुक का नाम है जर्नल। उसे हम कहते हैं जर्नल। अब बात आती है कि हमें इन ट्रांजैक्शंस को कब तक रिकॉर्ड करना है। हमारा बिज़नेस तो बहुत लंबे समय तक चलेगा, ऐसा हम अज्यूम करते हैं, ऐसा हम मान के चलते हैं। ऐसा थोड़ी सोच के बैठेंगे कि हम 1 साल तक अपना बिज़नेस चलाएंगे फिर बंद कर देंगे, ऐसा तो नहीं होता। अब सपोज़ हमारा बिज़नेस 20 साल तक चल रहा है, तो क्या हम 20 साल तक बस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड ही करते जाएं? अगर ऐसा किया तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे बिज़नेस को प्रॉफिट्स हो रहे हैं या लॉसेस? जैसे कि आप स्टूडेंट्स हो, तो ऐसे थोड़ी होता है कि आप बस पढ़ते ही जाते हो, पढ़ते ही जाते हो और आपकी इवैल्यूएशन नहीं होती। ऐसा तो नहीं होता। एवरी ईयर आपके एग्ज़ाम्स होते हैं ताकि टीचर को पता चल सके कि आप नेक्स्ट क्लास में जाने के लायक हो भी या नहीं, है ना? बस हमें बिज़नेस के साथ भी यही करना है। हमने हर साल बिज़नेस की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना है ताकि हमें ये पता चल सके कि बिज़नेस हमें फ़ायदा दे रहा है या नुकसान। अगर तो बिज़नेस हमें फ़ायदा दे रहा है तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे, और अगर हमें नुकसान दे रहा है तो हम मजबूरी में उसे बंद कर देंगे। राइट? नाउ आई टोल्ड यू that we have to evaluate the performance of our business every year. Now, every year means every financial year. This financial year starts from 1st April and ends at 31st March. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, दिस इज़ 2021 गोइंग ऑन। सो 1st April 2021 हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, और ये ख़त्म कब होगा? 31st March 2022। फिर हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा कब? 1st April 2022, और ये ख़त्म कब होगा? 31st March 2023। सो आपने अप्रैल से मार्च तक हर साल अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, और एंड में देखना है कि बिज़नेस को प्रॉफिट्स हो रहे हैं या लॉसेस। कैसे पता चलेगा? सिंपल है, कुछ ट्रांजैक्शन से आपको पैसा मिलता है, रेवेन्यू है आपका, इनकम है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सेल्स की, तो अगर आपने कोई सामान बेचा है तो आपको पैसा मिलेगा, वो आपका रेवेन्यू है। ऐसे ही कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं जिससे आपका खर्चे का पता चलता है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई सामान ख़रीदा है, तो अगर आपने ख़रीदा है तो आपका क्या हुआ? खर्चा। आपने रेंट पे किया है, आपका क्या है? खर्चा, एंड सो ऑन। तो कुछ ट्रांजैक्शन से आपको
रेवेन्यू का, इनकम का पता चलेगा, और कुछ ट्रांजैक्शन से आपको आपके खर्चे का पता चलेगा। आप साल के एंड में, दैट इज़ फाइनेंशियल ईयर के एंड में, ऑन 31 मार्च आप ये देखेंगे कि पूरे साल में आपके खर्चे ज़्यादा हुए या इनकम ज़्यादा हुई। अगर तो खर्चे ज़्यादा हैं तो बिज़नेस को लॉस हो रहा है, और अगर इनकम ज़्यादा है तो बिज़नेस को प्रॉफिट हो रहा है। सिंपल। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कुछ काम करना पड़ता है, एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। अब वो प्रोसेस क्या है? देखो, पहले आपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया, किसमें? जर्नल में। तो जब भी आप जर्नल में कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे तो आपने हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ वो ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, दैट इज़ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके बिज़नेस में दो लोगों की लड़ाई हो गई। अब ये एक इवेंट तो है, ये आपके बिज़नेस में हुआ तो है, पर क्या इसमें मनी इन्वॉल्व है? नहीं। सो यू डू नॉट हैव टू रिकॉर्ड इट। सो only and only financial transactions have to be recorded in the books of accounts. अच्छा, जब आप रिकॉर्ड करते हो तो आपने हर ट्रांजैक्शन, हर एक्टिविटी के आगे एक वर्ड, एक टर्म मेंशन करनी है जिसे हम कहते हैं अकाउंट। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कुछ ख़रीदा है तो मतलब आपने किया है परचेजेस। तो जब आप उसे रिकॉर्ड करोगे जर्नल में तो आप उसे सिर्फ परचेजेस नहीं लिखोगे, आप लिखोगे परचेजेस अकाउंट। वैसे ही अगर आपने सेल किया है तो आप लिखोगे सेल्स, सिर्फ सेल्स नहीं लिखोगे, आप लिखोगे सेल्स अकाउंट। ये A/C इस तरीके से आप अकाउंट को लिखते हो। वैसे ही आपने रेंट पे किया है तो आप लिखोगे रेंट अकाउंट। आपने सैलरी पे की है, आप लिखोगे सैलरी अकाउंट, एंड सो ऑन। तो ये अकाउंट मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें हर एक ट्रांजैक्शन का, हर एक चीज़ का एक अकाउंट बनाना है। और ये जो अकाउंट हम बनाएंगे उसे हम एक सेपरेट बुक में बनाएंगे, और उस बुक का नाम होता है लेजर। ठीक है? जर्नल में आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे और लेजर में आप अकाउंट्स बनाओगे। अच्छा, ये अकाउंट क्यों बनाने हैं? देखो, आप हर रोज़ बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करते हो। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, आज अगर 1 अगस्त स्टार्ट हुआ तो आपने सबसे पहले परचेजेस की, तो आपने लिखा परचेज अकाउंट। फिर आपने रेंट पे किया तो आपने लिखा रेंट अकाउंट। फिर आपने पिछले महीने की सैलरी पे करी अपने एम्प्लॉयज़ को तो सैलरी अकाउंट। आपने मैनेजर को कमीशन पे करी तो कमीशन अकाउंट। अच्छा, आपने पिछले महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया तो आपने लिखा इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट। अच्छा, फिर आपको बीच में कोई कस्टमर आपसे कुछ ख़रीदने के लिए आ गया तो आपने लिख दिया सेल्स अकाउंट। तो ये आप जर्नल में बस लिखे जा रहे हो रफली। जैसे आपकी एक रफ़ नोटबुक होती है, आप उसमें अपने हर सब्जेक्ट का काम बस लिखते ही रहते हो। तो क्या ज़रूरत पड़ने पे आपको जो टॉपिक चाहिए वो आसानी से मिल जाएगा? नहीं ना।
आपको हर एक सब्जेक्ट की एक अलग नोटबुक बनानी पड़ेगी। सिमिलरली आप जर्नल में भी बस लिखते ही जा रहे हो। आपको कैसे पता चलेगा एट द एंड ऑफ द ईयर कि पूरे साल में कितनी सेल्स हुई, टोटल कितनी परचेजेस हुई, कितना रेंट पे किया? क्योंकि आप कभी परचेज लिख रहे हो, कभी रेंट लिख रहे हो, कभी सैलरी, नहीं पता चल सकता ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेस है। इसलिए आपको हर एक चीज़ का एक सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। So you have to prepare an account of the similar items. Like for example, आपने 500 बार सेल्स लिख दिया जर्नल में, आप लिखे जा रहे हो सेल्स सेल्स सेल्स। अब आप सेल्स का अकाउंट बनाओगे और सारी की सारी सेल्स की ट्रांजैक्शंस उस अकाउंट में डाल दोगे। ऐसे ही आप परचेजेस का अकाउंट बनाओगे और जितनी भी ट्रांजैक्शंस परचेजेस से रिलेटेड हैं आप उन्हें परचेजेस के अकाउंट में डाल दोगे। वैसे ही आप रेंट का सेपरेट अकाउंट बनाओगे, रेंट से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं आप उसमें डालोगे, एंड सो ऑन, ताकि एट द एंड ऑफ द ईयर आपको ये पता चल सके कि एग्जैक्टली कितनी सेल्स हुई हैं, कितनी परचेजेस हुई, कितना आपने रेंट पे किया पूरे साल में, कितनी आपने सैलरी दी, कितनी कमीशन दी, कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, एंड सो ऑन। हमें हर अकाउंट के बैलेंसेस पता चल गए, लेकिन अभी भी सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। व्हाट वी वांट इज़ कि हर चीज़ का बैलेंस हम एक सेपरेट जगह पे लिख दें। जैसे कि सपोज़ सेल्स का अकाउंट हमने बनाया और हमें पता चला कि जो सेल्स हैं वो हमारी टोटल 10 लाख रुपीज़ की हुई हैं, तो हमने लिख दिया सेल्स 10 लाख रुपीज़। देन परचेजेस हमारी हुई 1 लाख रुपीज़, ये हमें अकाउंट ने बताया है। रेंट हमने पे किया है 70,000 रुपीज़। कमीशन पे की है 70,000 रुपीज़, राइट। अब ऐसे लिखने से क्या हो रहा है कि हमें हर चीज़ का बैलेंस बहुत इजीली पता चल रहा है। अगर हम ऐसे समरी ना बनाएं तो हमें अपनी बुक में यानी कि लेजर में ढूंढना पड़ेगा कि सेल्स अकाउंट कहाँ बनाया है, उसका कितना बैलेंस है। फिर आपको किसी और अकाउंट का बैलेंस चाहिए तो आप वो ढूंढोगे। इट इज़ अ वेरी टायरसम एंड टाइम कंज्यूमिंग टास्क। ये जो आपने समराइज़ किया है ना, इसे आप एक स्टेटमेंट में करते हो और उस स्टेटमेंट को कहते हैं ट्रायल बैलेंस। सो ट्रायल बैलेंस में आप डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस लिखते हो। डेबिट को आप डिनोट करते हो बाय DR एंड क्रेडिट को डिनोट करते हो बाय CR। सो डेबिट, ये आपके लिए मैं लिख रही हूँ, दिस इज़ डेबिट एंड दिस इज़ क्रेडिट। ओके, अब ये डेबिट और क्रेडिट क्या है ये मैं डिटेल में आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। फ़िलहाल आप इतना याद रखिए कि डेबिट का मतलब होता है खर्चा और क्रेडिट का मतलब है इनकम, राइट। सेल्स हमारी इनकम है, हमने जब कुछ बेचा हमें पैसा मिला तो हमने उसका बैलेंस क्रेडिट साइड लिखा। परचेजेस, रेंट, कमीशन हमारा खर्चा है, तो खर्चा क्या होता है, डेबिट, इसीलिए हमने उसे
डेबिट साइड में लिखा, राइट। अब इतना काम हमने क्यों किया? ये हमने जर्नल बनाया, लेजर बनाया, फिर ट्रायल बैलेंस बनाया, क्यों किया? क्योंकि अल्टीमेटली हमने 2 स्टेटमेंट्स बनानी हैं। और वो 2 स्टेटमेंट्स कौन सी हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये 2 स्टेटमेंट्स किसी भी बिज़नेस को बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन स्टेटमेंट्स को देख के ही लोग हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने बैंक से लोन लेना है तो बैंक को कोई तो प्रूफ चाहिए ना, ये देखने के लिए कि हमारा बिज़नेस अच्छा से काम कर रहा है या नहीं। और वो प्रूफ क्या होगा? ये 2 स्टेटमेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इन स्टेटमेंट्स को देख के बैंक को ये पता चल जाएगा कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कि हम उनका दिया हुआ पैसा टाइम पे वापस करने की क्षमता रखते भी हैं या नहीं, राइट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आर द 2 financial statements that every business has to prepare. अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती कैसे हैं? देखो, हमने ट्रायल बैलेंस बनाया। ये ट्रायल बैलेंस क्या है? समरी ऑफ अकाउंट्स। अब इस ट्रायल बैलेंस में से हम वो अकाउंट्स के बैलेंसेस, बेसिकली इनकम एंड एक्सपेंसेस, जो इस साल से रिलेटेड हैं, वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देने हैं। और बाकी के सारे बैलेंसेस बैलेंस शीट में चले जाएंगे। जब हम आगे चैप्टर्स करेंगे तब आपको डिटेल में समझ में आएगा। अब ये जितना कुछ भी हमने किया, स्टार्टिंग फ्रॉम recording the transactions in the journal, posting it to ledger, then preparing the trial balance, which is the summary of accounts, and with this preparing the profit and loss account and balance sheet. Now this all is the process of accounting. Process means it includes certain steps to be followed. So now if I were to define the process of accounting, I would explain a few steps. And what are those steps? Let us have a look on that. Now I told you that there are a lot of events that take place in a business, both financial as well as non-financial. जैसे 2 लोगों के बीच में लड़ाई हो गई, आपने मैनेजर अपॉइंट किया, मैनेजर को कमीशन दी, रेंट पे किया, एम्प्लॉयज़ के साथ कुछ डिस्कस किया, एंड ऐसे बहुत सारे इवेंट्स। आपने इन इवेंट्स में से वो इवेंट्स या वो एक्टिविटीज़ को चूज़ करना है रिकॉर्ड करने के लिए जिसमें मनी इन्वॉल्व्ड हो। जैसे कि जो मैं आपको एग्जांपल्स दे रही थी, उसमें कौन से वाले इवेंट्स में मनी इन्वॉल्व्ड है? क्या 2 लोग लड़ाई कर रहे हैं, मनी इन्वॉल्व्ड है? नहीं। मैनेजर अपॉइंट किया, मनी इन्वॉल्व्ड है? नहीं। मैनेजर को कमीशन दी, मनी इन्वॉल्व्ड है? यस। रेंट पे किया, मनी इन्वॉल्व्ड है? यस। सो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल identify financial transactions
and events, right? Then आप उन ट्रांजैक्शंस को मेजर करोगे इन द टर्म्स ऑफ मनी, मतलब पैसों में. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कहा परचेजेस एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, ये आपने आइडेंटिफाई किया. अब कितने की परचेजेस हुई, कितने की सेल्स हुई, आपने रेंट पे किया तो कितना रेंट पे किया, एंड सो ऑन. सो योर सेकेंड पॉइंट इज दैट यू हैव टू measure the identified transactions in the terms of money. अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस में मनी इन्वॉल्व है. देन यू ऑल्सो मेजर्ड द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस इन द टर्म्स ऑफ मनी. हम ये क्यों कर रहे हैं? ताकि हम इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकें. सो रिकॉर्डिंग इज़ द थर्ड स्टेप. एंड रिकॉर्डिंग आप किस में करते हो? जर्नल में. देन आप अकाउंट्स बनाते हो. अकाउंट्स बनाते हो मतलब सिमिलर ट्रांजैक्शंस को एक जगह पे रिकॉर्ड कर देते हो, पोस्ट कर देते हो, क्लासिफाई कर देते हो. सो योर फोर्थ पॉइंट इज क्लासिफाइंग. और क्लासिफाइंग कहाँ पे करेंगे हम? लेजर में. लेजर बनाने के बाद हमने क्या किया? हमने ट्रायल बैलेंस बनाया था, हमने समराइज किया था. सो फिफ्थ स्टेप इज समराइजिंग. समराइजिंग आप ट्रायल बैलेंस में करते हो. सो ट्रायल बैलेंस इज द समरी ऑफ अकाउंट्स. ट्रायल बैलेंस को देखते हुए आप क्या बनाते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. याद है ना? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अभी अभी बताया था. देन यू आर गोइंग टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. जब आप किसी चीज़ को डिटेल में इवैल्यूएट करते हो, उसे हम कहते हैं कि हमने एनालाइज किया. जैसे आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस एवरी ईयर इवैल्यूएट होती है कि आपने हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लिए, आपके पासिंग मार्क्स से ज़्यादा हैं या कम, ओवरऑल परसेंटेज कितनी है, आप पास हो या फेल. सो आपकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट की जाती है. सिमिलरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी हमने क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है, एनालाइज करना है कि कितना प्रॉफिट हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है. हम अपने क्रेडिटर्स को, क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनसे हमने उधार पे सामान लिया है, राइट? सो हमने अपने क्रेडिटर्स को कितने दिन में पेमेंट कर दी, या हम कितने दिन में उनको पेमेंट यूजुअली कर देते हैं, एंड सो ऑन. ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज कैसे करना है, ये आप +2 लेवल पे सीखोगे. फ़िलहाल आप इतना याद रखिए कि हमें एक बार समराइज़ करने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज भी करना होता है. सो यू हैव टू एनालाइज योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड देन इंटरप्रेट इट. मीन्स you have to find out the reasons for what is happening in the business. Like for example, इस साल आपको लॉस हो गया, तो लॉस हुआ है तो क्यों हुआ है, what are the reasons, and हम उसे कवर कैसे कर सकते हैं. So interpretation means finding out the reasons and ultimately the solutions of the problems that are coming up.
इंटरप्रिटेशन बहुत ज़रूरी है ताकि हमें ये पता चल सके कि फ्यूचर में हमने सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है। सो समराइजिंग के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप यानी कि स्टेप नंबर 6 आता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। And then comes communicating the financial data. अब ये क्या है? एक मिनट। Earlier I gave you an example of a bank कि बैंक से हमने लोन लिया, so bank wants to have a look on our financial statements in order to know whether we are capable of paying back the amount of loan taken or not. So bank is a user of financial statements. ऐसे ही हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में और लोगों को भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि क्रेडिटर्स आई टोल्ड यू, जिन्होंने हमें उधार पे सामान देना है। अब वो भी तो ये देखना चाहेंगे ना कि हमारा बिज़नेस कितना पानी में है, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें उधार पे सामान दे दें और हम उन्हें उनकी पेमेंट ही ना करें। सो क्रेडिटर्स। वैसे ही टैक्सेशन अथॉरिटीज़, अब बिज़नेस को इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। अब टैक्स लगाने के लिए प्रॉफिट का पता होना तो बहुत ज़रूरी है। कैसे पता चलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। सो टैक्सेशन अथॉरिटीज़ को भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्ट है। ये तो हुए कुछ एक्सटर्नल यूज़र्स मैंने आपको कौन कौन से बताए? बैंक, क्रेडिटर्स एंड टैक्सेशन अथॉरिटीज़। और भी बहुत सारे होते हैं बट मैं आपको ब्रीफ में इतने ही बता रही हूँ। These are the external users of what? Of our financial statements. External मतलब क्या? बिजनेस से बाहर वाले, राइट? अच्छा, अब कुछ इंटरनल यूजर्स भी होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। सबसे पहले तो आते हैं हमारे ओनर्स, जिनका ये बिजनेस है। अब वो ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने इतना पैसा जो बिजनेस में लगाया है, हाउ इज़ देयर बिजनेस डूइंग? सो ओनर्स आर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देन एम्प्लॉयज़। अच्छा, एम्प्लॉयज़ मतलब जो हमारे बिजनेस में काम करते हैं। अब एम्प्लॉयज़ को अपनी सैलरी में तो इंटरेस्ट है ही, साथ में बोनस में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। बोनस इज़ व्हाट? द एक्स्ट्रा अमाउंट ओवर एंड अबव द सैलरी। और ये एक्स्ट्रा अमाउंट एम्प्लॉयज़ को कब मिलेगा? जब हमारे बिजनेस को प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट का कैसे पता चलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। सो owners, employees are the internal users of the financial statements. So there are some external and some internal users of financial statements. अब हमें करना क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनानी है और उन्हें इन यूज़र्स के लिए ओपन रखना है। तो इन्हें जब भी बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होगी, दे कैन रेफ़र टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो कितने स्टेप्स हुए हमारे? देयर आर 7 स्टेप्स। दीज आर व्हाट? स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग। 7 स्टेप्स। सो अब आते हैं हम हमारी फाइनल डेफिनेशन अकाउंटिंग की। नाउ व्हाट इज़ अकाउंटिंग?
accounting is the systematic process matlab it includes certain steps. Okay, so accounting is the systematic process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting, and communicating the financial data to its users. Easy? सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सब समझ में आया होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. थैंक यू सो मच.